औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। जिसने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। ऑल व्यूअर, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ पल शेयर करूँगा और आपने कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार भी करना है। 2000 की मेरी पैदाइश है और 2008 में मैंने होश संभाला। 2008 में मुझे अपनों की, परायों की और अपने अज़ीज़ व अक़ारब की पहचान हुई। उनकी पहचान होने के बाद 2009 में मेरे अब्बू ने मेरा एडमिशन करवाया मुज़फ़्फ़रगढ़ हॉस्टल ज़िला राजनपुर में। हॉस्टल का नाम था मुज़फ़्फ़रगढ़ और हॉस्टल के जो प्रिंसिपल थे सर मुश्ताक, वो मुज़फ़्फ़रगढ़ जतोई वाला के थे और उनके भाई थे सर अमजद, और जिनसे मैं पढ़ता होता था जो हमारे इंचार्ज थे सर अकमल, ठीक है, और एक मैम थी, उनका नाम मुझे याद नहीं है, 2009 की बात है, उनका नाम मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल में अरूज था या ऐसे ही नाम था। उनके पास पढ़ते थे हम। 2009 में मैंने उधर 1 साल स्टडी की, तकरीबन नर्सरी था उधर मैं। नर्सरी के बाद जब मैं प्रेप में पहुंचा हूँ तो अव्वल में पहुंचा हूँ। अव्वल में जैसे ही पहुंचा था तो उधर क्या हुआ है कि 2010 आ गया। 2010 के आने तक ज़िला राजनपुर, कोट मिटन, मुरगई, भागसर इधर सैलाब आ गया था। दरिया सिंध का सैलाब आया था, बहुत ज़ोर शोर का सैलाब आया था। 2010 का सैलाब मिसाल है, हर किसी को पता है 2010 के बारे में, हर कोई जानता है कि 2010 में कैसा सैलाब आया था, ठीक है। एक बहुत ही तेज़ तरीन सैलाब आया था। तो 2010 में मैं वो हॉस्टल छोड़ के वापस आ गया, अपनी फैमिली में रहने लग गया, अपनी फैमिली के साथ। जब 2010 में मैं आया था वापस, तो जब मैंने अपने घर का माहौल देखा, अपने इलाके का माहौल देखा, बच्चे थे ना समझ थे, मगर इतना समझ थी कि यार बहुत बुरा हुआ है। ना घर बच्चे थे ना लोगों के छतें थीं, लोग रोडों पे निकल आए थे और रोडों पे ही बैठे हुए थे। जब लोगों को रोडों पे बैठा देखा तो बहुत दुख हुआ यार, बहुत तकलीफ़ हुई। फिर ना समझ बच्चे थे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए वो रो रहे हो तो कुछ चीज़ उनको अच्छी दे देना तो वो चुप हो जाते हैं। तो फिर माहौल के साथ हंसी मजाक में वो सारी चीज़ हम ना एक दिन में भूल गए। वहाँ ट्रक आते थे अपना राशन के, बिस्किट्स वगैरह, उसमें चॉकलेट्स वगैरह होती तो उन चीज़ों में फिर गुम होने के बाद हर चीज़ भूल गए। उसके बाद ज़िंदगी के दिन स्टार्ट हुए, समझदारी आ गई, पहचान भी हो गई, अपनों की हो गई, परायों की हो गई, ज़िंदगी स्टार्ट हो गई। जब ज़िंदगी असल तरीके से स्टार्ट हुई ना ऑल व्यूअर, तब पता चला कि यार हम क्या हैं, हमारी क्या औकात है और हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ पहुँचे हैं। तो व्यूअर, 1 मिनट थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ आप सबसे। जी, मैं ब्रेक करके वापस आ गया हूँ, जो आप लोगों से मैंने ब्रेक ली। तो जब होश संभाला ना, होश संभालने के बाद ये समझ आ गई कि यार बात ये है कि ये जो हमारे खूनी रिश्ते हैं ना, इनमें वफा नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने घर से, स्टार्ट करते हैं कि यार एक बच्चा होता है, जब वो होश संभालते हैं ना तो उसकी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं कि यार मैं ये कर दूँ, मैं ये कर जाऊँ, मेरी ये चीज़ होनी चाहिए, मेरी वो बात मानी जाए, आज मुझे फ़लाँ चीज़ लेने को दिल कर रहा है, बाबा से कहूँ मुझे बाबा फ़लाँ चीज़ ले दें, ये वो। तो ये ख्वाहिशात हमारे जहन में पैदा हुई। तो हमारे अब्बू का मिजाज बहुत सख्त है, सख्त मिजाज के हैं, बहुत सख्त मिजाज के हैं। उन्होंने हमारी ख्वाहिशात को रद्द किया और उन्होंने हमें आगे बढ़ने को कहा। खैर, वो जो ख्वाहिशात थीं उनको हमने मन में रख दिया, दिल में रख दिया, चलते रहे। जब
हम अपनी मंजिल की तरफ चलते रहे और कोशिश करते रहे कि यार हम कुछ ऐसा करें कि हमारा सब कुछ हमारा खुद का हो। बच्चे थे, नहीं उम्र थी इतनी। 2000 की पैदाइश के बाद आप 2010 से 11 में आप देख लें कि 11 में क्या कितनी उम्र होगी मेरी, 11 में मैं क्या होऊंगा, मेरी कितनी उम्र होगी, कितनी मेरी एज होगी 2011 में। तो साफ ज़रा मैं 12 साल का होऊंगा या 11 साल का होऊंगा, इतना ही होऊंगा। तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। खैर, ख्वाहिशात पूरी ना होने पर फिर मजबूरन हमें कोई गलत कदम उठाना पड़ता था। गलत कदम उठाने के बाद फिर घर वालों से बेइज्जत होना पड़ता था, लोगों की बातें सुननी पड़ती थी। और गलत कदम ये नहीं है कि हम चोरी चुकारी करते होते थे, नहीं। गलत कदम का मकसद ये है कि स्टडी नहीं करना, घर से भाग जाना, छुप जाना, ठीक है, ज़िद कर देना और मामा पापा से मार खा लेना। साफ ज़रा जब बाबा डांटते होते थे तो क्या ख्याल है, फिर कज़न रिश्तेदार ये कोई नहीं हंसता हुआ देखते होते थे। हमारे अबू ने जब हमारे ऊपर सख्ती शुरू की, ये मैंने देखा है कि जो बाप अपनी औलाद के ऊपर सख्ती करते हैं ना, उसकी औलाद बिगड़ी हुई होती है। हकीकत की बात है। मैं ये सब लोगों से जो इधर नौजवान तबका बैठा है, जिनके जो शादीशुदा हैं, जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, या एक बेटा है, 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, उन सब से मैं ये कह रहा हूँ, अभी यही टाइम है अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन भाई, अपने बच्चों के साथ सीरियस हो जाएं, उनके साथ दोस्ताना माहौल रख लें। आप जब उनके साथ दोस्ताना माहौल के साथ रहेंगे तो उन्होंने आप लोगों की कदर करनी है और आप लोगों का सर फख्र से बुलंद करना है, क्योंकि आप लोग उनके साथ सीरियस होंगे, आप लोग उनकी एक एक बात मानते होंगे। नहीं मान सकते, उनके साथ दोस्ताना हिसाब से रहें तो वो अपनी ख्वाहिशात को रद्द भी कर सकते हैं और अपनी हर बात आप लोगों के साथ खुल के शेयर भी कर सकते हैं। जो भी बात उनके दिल में होती है वो आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से खुल के शेयर कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता भी चले कि हमारा बेटा हमारी बेटी कौन से नक्शे कदम पे चल रही है। जब हमारे साथ भी जब गलत बातें आती थी, बहुत बुरी चीज़ हमारे जहन में आ जाती होती थी, तो हमारा मसला पता क्या होता था, हमारी शेयरिंग नहीं होती थी अपने बाप के साथ, हम शेयर नहीं कर सकते होते थे, ठीक है। जब हम शेयर नहीं करते होते थे तो साफ ज़रा फिर गलत चीज़ें उड़ती थी, गलत बातें उड़ती थी, गलत छुप जाती थी बातें। कुछ दिनों के बाद वो बातें निकल आती होती थी। जब बातें निकल आती होती थी तो साफ ज़रा उन बातों में फिर असर भी वही होता है। बातें छुपने के बाद जब बातें निकलती थी तो बातें बहुत बुरे तरीके से निकलती थी, क्योंकि हर ख़ानदान में, हर रिश्ते में कोई ना कोई ऐसे घर में या ख़ानदान में ऐसे लोग होते हैं जो इतनी सी बात को ना इतना सा बना देते हैं। तो हमारे ख़ानदान में भी ऐसे रिश्तेदार थे, ऐसे अजीज़ो कारब हैं, थे नहीं हैं, अभी भी हैं, जिनके हाथ में कोई इतनी सी बात आती थी तो इतना बना देते थे, जिसकी वजह से हमारे अब्बू को हमसे नेगेटिव करके रखा। क्योंकि अब्बू पहले हमारे सख्त मिजाज के थे और उनके जहन में हमारे बारे में गलत बातें कर करके हमारा किरदार, हमारी इज्जत, हमारी वैल्यू वक़ार को तबाह व बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से हम बेटे या बेटियां, हमारे दिल में बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए थोड़ी सी नफ़रत पैदा हुई। बाप था, बाप के लिए तो नफ़रत किसी के दिल में पैदा नहीं होती। सॉरी इस अल्फाज के लिए, अल्फाज अगर आप लोगों को बुरा लगे तो माजरत चाहता हूँ। खैर, मतलब के दिल में प्यार कम हो गया बाप के लिए। हम जो करते थे अपनी मर्जी मानी करने लग गए। हमने स्टडी छोड़ दी, मैंने स्टडी छोड़ दी, मेरे बड़े बड़े भाई ने स्टडी छोड़ दी, फिर उससे छोटा भाई अब्दुल कयूम, उसने स्टडी छोड़ दी, मैंने भी स्टडी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? जब ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो रही थी तो हमने स्टडी छोड़ दी। तो मैं आपको बात बता रहा था 2013 में, 2011 में जब हम अपनी कोई ख्वाहिशात का कहते थे तो हमारी फैमिली हमारी कोई ख्वाहिशात नहीं पूरी करती थी, जिनकी वजह से हम डीठ बन गए थे मार खा खा के भी। और उसके बाद छुप जाना,
इधर चले जाना, कभी किसके घर चले जाना, कभी किसके, कभी मामू के यहाँ जाकर रुक गए, मामू ने प्यार दिया, कभी दादा के पास जाकर रुक गए, दादा ने प्यार दिया। और बाप की तरफ से प्यार ना मिलने की वजह से तो उनका जो हमें बचपना था, उनका जो प्यार मिलता था तो हम ढीठ बन गए। हमें मोहलत मिल गई, हमें पता था कि हमारे ऐसे लोग हैं जो हमें संभाल सकते हैं झूठ मूठ का, हमारी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए। और वो लोग जो हमें प्यार देते थे, हमें संभालते थे, उनका मसला पता क्या था, वो अपने बच्चों को नसीहत करते थे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे और हमें कहते थे कि हमारे जानवर चराओ। खैर वो चराते होते थे, जाके करते होते, उन्होंने कभी यूँ नहीं कहा कि यूँ कर लो, यूँ ऊपर ऊपर से कह देते थे, मगर अंदर से कहते थे वो हमारी बकरी ठहरी है, उसको घास डाल के आओ। ऐसे में 2012 गुजरा। 2012 जब आ गया तो 2012 में अपने आप को थोड़ा सा संभाला। 2012 में मैं तीसरी क्लास में पढ़ रहा था अली पब्लिक स्कूल में। सर जुहेब साहब हैं कोट मिठन शरीफ के, मैं उनसे पढ़ रहा था चौथी क्लास में। 2013 की बात कर रहा हूँ, सॉरी, सर अजहर साहब से मैं पढ़ रहा था। सर अजहर साहब से मैं पढ़ता था। सर अजहर साहब सोलगी मुरगाई के हैं, उनसे मैं चौथी क्लास में पढ़ रहा था। उनके साथ साथ सर जुहेब साहब के भाई थे सर हसीब साहब, उनसे भी हमारा एक पीरियड होता था। और सर इमरान साहब थे, उनसे भी हमारा एक पीरियड होता था। और सर मोहम्मद अली साहब थे, बहुत ही अच्छे सर थे, बल्कि हैं वो अभी ज़िंदा है, अल्लाह पाक, बहुत ही अच्छे थे, हंसी मजाक और फ़नी टाइप के थे। उनके पास जाते थे, उनके पास जाके पढ़ते थे, बैठते थे, गपशप करते होते थे। फिर यार पढ़ाई में मज़ा नहीं आया, बिल्कुल ज़ीरो के ज़ीरो थे, ज़ीरो, नहीं पढ़ाई की हमने आगे। हम दिल भी नहीं करता होता था कि यार हम पढ़ाई करें, या पोजीशन ऐसी थी कि यार बाप दादा का दिया सब कुछ था, ज़मीन थी, जायदाद थी, सब कुछ था। मगर हमारे अबू ने हमें एक जो मोटरसाइकिल दिया हुआ था ना, उस मोटरसाइकिल की अगर आप लोगों को हालत बताऊं तो उसका सलेंसर नहीं था। आप सोचिए ज़रा, जहन पे दें कि ऐसी सूरत में, सब कुछ होने के बावजूद ऐसी सूरत में कोई बच्चा पढ़ सकता है। मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल का सलेंसर नहीं था, उसका क्लच नहीं था, उसका चैन कवर नहीं था, उसकी टैंकी थी मगर टैंकी लीक होने की वजह से टैंकी हमने 600-700 रुपये की न्यू नहीं डलवाई। और उस टैंकी के उसकी टैंकी बनाने के लिए हमने इतनी सी एक बोतल ढूंढी हुई थी। उसका जो ढक्कन था, वो जो मोटरसाइकिल की पेट्रोल वाली नाली, उस ढक्कन का सुराख निकाल के वो नाली उसके अंदर लगाई हुई थी। तो मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट वेट करें। ये बोतल है ना, ये बोतल, तो हम पता क्या करते थे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके ढक्कन की जो इस जगह पे हमने सुराख निकाल के ना, वो जो पेट्रोल वाली नाली होती है इसके अंदर लगा देते थे और ये बोतल हम खोल लेते थे। बोतल खोलने के बाद हम क्या काम करते थे, इसके अंदर हम पेट्रोल डलवा लेते। वो उधर देहात में मिल जाता था शॉप से पे सिर्फ आधा लीटर पेट्रोल, और हम ऐसे करके आराम आराम से बोतल को टाइट करके, ठीक है ना, ये जब टाइट हो जाती तो हम ना इसको, इधर हमने एक रस्सी डाली हुई थी इस जगह पे, हम इधर से रस्सी लेके टैंकी की दूसरी तरफ ले जाते, दूसरी तरफ जहाँ पे ब्रेक होती है, ब्रेक वाले जो पैदान होते हैं ना, पैदान के साथ वो रस्सी बांध देते और ये बोतल यूँ लटकी रहती है और यहाँ से पेट्रोल निकलता रहता और मोटरसाइकिल के इंजन में जाता और हमारा मोटरसाइकिल चलता। मतलब कि ये पोजीशन थी 2012 में। इस पोजीशन में हम स्कूल आते थे, जाते थे, तो क्या ख्याल है, जब यार ये चीज़, हमारा मोटरसाइकिल तकरीबन आप लोगों को कहूँ कि 3 किलोमीटर दूर होता था स्कूल से, तो पूरे स्कूल को पता चल जाता था, वो देखो वो मंसूर लोग आ गए, वो अब्दुल कयूम लोग आ गए। क्यों? क्योंकि मोटरसाइकिल की आवाज़ थी, पट 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 पट, पूरा एरिया सर पे उठा, क्योंकि उसका सलेंसर नहीं था ना। सलेंसर ना होने की वजह से उसकी आवाज़ बहुत बड़ी थी, बड़ी लंबी आवाज़ थी। उसका क्लच नहीं होता था। मैं था, मेरी 3 बहनें थी और हम 3 भाई थे। हम मतलब कि 6 लोग एक मोटरसाइकिल पे जाते थे। तो जब हम सब फैमिली जितने भी मेंबर थे, 6 मेंबर थे, जब हम मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ जाते थे, मेरा बड़ा भाई मोटरसाइकिल चलाता होता था तो उसका क्लच नहीं था,
बाजू का तो यूं भी हो जाता था कि उसकी जो रेस वाली होती है ना यूं करने वाली, वो भी टूट गई थी। तो हमने उसकी जो रेस वाली तार होती है उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके उसके अंदर रस्सी बांध के फिर जो अपना क्लच और रेस के दरमियान एक ब्रेक सी नाली जा रही होती है उधर बांध देते थे और उसको ना यूं उंगल रख के ना ऊपर ऐसे खींचते थे तो रेस आ जाती होती थी। बाजू का तो यूं भी होता था 30 रुपये नहीं होते थे कि हम रेस वाली तार ले लें। जब हम मोटरसाइकिल पे बैठते थे क्लच तो होता नहीं था साफ ज़रा, फिर ऐसे तो गियर लगता नहीं था, गियर लगाने के लिए फिर साफ ज़रा मजबूरी करनी होनी पड़ती है एक बंदे को धक्का लगाना पड़ता है। खैर हम धक्का तो नहीं लगाते थे, थोड़ा सा जोर लगा के मोटरसाइकिल को थोड़ा चला के गियर लगाते थे, मोटरसाइकिल चल पड़ता। बाजू का रास्ते में चरावे बकरियाँ लेके आ रहे होते तो गाय लेके आ रहे होते थे तो साफ ज़रा उधर क्लच का होना ज़रूरी था, ठीक है, रेस कंट्रोल होना ज़रूरी था। तो उधर हमारी बाजू का मोटरसाइकिल लग भी जाती थी, हम गिर भी जाते थे या हम रुक भी जाते थे। मतलब कि ये पोजीशन थी जिसकी वजह से हमारी स्टडी कंप्लीट ना हो सकी। उसके बाद 2013 आ गया। 2013 में अपनी एक हकीकत कहानी स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस कहानी में आप लोगों को इंटरेस्ट होगा, आप लोगों को मज़ा भी आएगा। 2013 के मुहर्रम में, मुहर्रम की 10 मुहर्रम जुमे का दिन था। पाँचवीं के एग्ज़ाम देने के बाद की बात कर रहा हूँ। जब मेरे 5वीं के एग्ज़ाम थे तभी मेरी नानी माँ फौत हुई थी। खैर मैं अपने एग्ज़ाम देता रहा, नानी माँ के पास नहीं गया, नानी माँ का आखिरी दफ़ा दीदार भी नहीं किया। मेरी नानी माँ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी मेरी नानी माँ, इतनी अच्छी कि हद से भी ज़्यादा। हाँ ये चीज़ हकीकत है यार, जिनकी भी नानियाँ होती हैं नानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, हकीकत है। दादियाँ अच्छी नहीं होती, अल्लाह की कसम दादियाँ अच्छी नहीं होती हैं बाज़ औक़ात की, मगर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है दादियाँ अच्छी नहीं होती। ज़्यादातर अगर अच्छा रिश्ता है तो नानी अम्मा का रिश्ता अच्छा है। नानी देखभाल भी करती है, देखभाल करने के बाद नानी सपोर्ट भी करती होती है। खैर 2013 में मुहर्रम की 10 मुहर्रम का दिन था और जुम्मा का दिन था। मैं इधर नहीं था, मैं अपने घर से दूर था, घर वालों के साथ झगड़ा था मेरा, वो नाराज़ होकर चला गया था। सराकी देवे कह देने के रोस के चला गया हूँ, रोस के चला गया हम, रोस उर्दू में कहते हैं नाराज़, हम सराकी में कहते हैं रोस के मैं चला गया। उसके बाद मैं जहाँ गया था वहाँ मुझे एक लड़की पसंद आ गई। 10 मुहर्रम 2013। उम्र भी बहुत कम थी और लड़की भी मुझे पसंद आ गई। तो क्या ख्याल है, लड़की पसंद आनी चाहिए थी कि नहीं? 5वीं के एग्ज़ाम दिए थे, 5वीं में उम्र तो देख सकते हैं ना कि 2000 की मेरी पैदाइश है, मैं 13 साल का था, 14 साल का 14 साल की उम्र में मुझे लड़की के साथ मोहब्बत हो गई। खैर 10 मुहर्रम वाले दिन हमारा जो सराकियों का ज़्यादातर माहौल है ना, 10 मुहर्रम वाले दिन क्या काम करते हैं कि घर में ना 7 खाने बनाते हैं। 10 मुहर्रम सुबह को कुछ नहीं बनाते, मतलब कि 9 मुहर्रम की शाम को सब कुछ बना देते हैं। सुबह को घर में चूल्हा नहीं जलाते और सब कुछ एक ही टाइम शाम को बनाते होते हैं। फिर ख़त्म वगैरह करवाते होते हैं, ख़त्म दिलवाते हैं, बड़ों के ऊपर ख़त्म बख्शवाते भी हैं। यूँ हिसाब है ना। खैर जब प्यार हुआ तो प्यार में तो इजहार तो करना पड़ता है। जिस लड़की के साथ मुझे प्यार हुआ था तो उसे मैंने इजहार किया। इजहार मैंने कैसे किया? ज़बान से हिम्मत नहीं थी कि यार मैं ना अपने प्यार का इजहार करूं। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने प्यार का इजहार करूं और मैं इजहार ऐसे तरीके से करूं कि मेरे इजहार की कदर की जाए। मैं उस लड़की को देखता रहता था, उधर रहता था, बचपन था, वो हंसी मजाक तो करते रहते थे आपस में, बड़ों को कोई फिक्र नहीं होती थी। बच्चे हैं लगे रहे बच्चे थे ना, वो उम्र नहीं थी कि आप बड़े भी रोक देते कि बेटा आप बड़े हो गए हो, एहतियात करो, हमारी नौजवान बेटी है
वो लड़की भी बच्ची थी, मैं भी बच्चा था। मैंने 5वीं के एग्ज़ाम दिए थे, वो मेरे ख्याल में उस टाइम चौथी क्लास में थी, हाँ बिल्कुल चौथी क्लास में थी। हमारे अपने रिश्तेदार ही थे, मैं नाम वगैरह नहीं लूँगा, बस आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँगा। मैं घर चला आया वापस, इजहार मैंने नहीं किया, मुझे अच्छी लगी थी बस। घर चला आया, घर आके मैंने झगड़ा वगैरह शुरू कर दिया, मुझे सेल फोन चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, ये वो। घर वालों ने मोबाइल नहीं दिया। मैंने अबू की खाद रखी थी, ज़मींदारा है ना अपना, तो खाद रखी थी मैंने, खाद अबू की सेल कर ना, मैंने मोबाइल ले लिया। मैंने मोबाइल ले लिया, तो मोबाइल लेने के बाद मैं उधर गया, मेरे पास नोकिया 1280 मोबाइल था। तो उधर आप देख लें कि उधर है ना, जब साइलेंट्स वगैरह वाला ऑप्शन आता है, जहाँ पे साइलेंट लिखा होता है, लाइट वगैरह ये वो, उधर ना स्विच वगैरह, तो उधर सेटिंग हम जो कुछ हमारा दिल करता होता था हम लिख सकते थे। तो उधर मैंने लिख दिया था कि आई लव यू, और उस लड़की का नेम का जो पहला हर्फ था ना, वो मैंने मेंशन कर दिया। मैं उधर था, तो रात को वो मुझे कहती है कि आप अपना मोबाइल दो, नोकिया 1280 की बात कर रहा हूँ, अपना मोबाइल दो, उस मोबाइल पे लाइट चला के दो, अंदर हमें काम है। मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने मोबाइल दिया। मोबाइल देते वक्त मैंने उसे कहा कि ये देखें ये क्या लिखा है। वो समझ के कहते हैं हाँ। मैंने कहा इसका मुझे जवाब चाहिए। वो मैंने दिया, वो मोबाइल लेके चली गई रूम में। मैं रूम में चला गया, मैंने कहा क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, जवाब दो मुझे। उसने मुझे कहा कि हाँ ठीक है। उसने हाँ ठीक है कह दिया, तो मेरी तो ईद हो गई। फिर उसकी हाँ ठीक है ने मुझे इतना सीरियस कर दिया उसके साथ कि जिसकी इंतहा हो गई। मैंने उसके साथ एक इश्क कर लिया था। कहते हैं कि पहली मोहब्बत के बाद दूसरी मोहब्बत नहीं हुआ करती, मगर ये झूठ है। पहली मोहब्बत में अगर वफा हो तो दूसरी मोहब्बत हरगिज़ नहीं होती। जब दूसरी मोहब्बत होती है वो पहली से 4 हिस्से क्या 10 गुना ज़्यादा अच्छी होती है और ब्यूटीफुल होती है। कोशिश करें कि पहली मोहब्बत के बाद दूसरी मोहब्बत को मौका लाजिम दिया करें। दूसरी मोहब्बत आप लोगों की ज़िंदगी बदल देगी, जैसे कि मेरी ज़िंदगी बदल दी गई है। दूसरी मोहब्बत में इंसान बहुत ही आगे चला जाता है और इंसान खुश हो के अपने आप को तब्दील भी कर लेता है दूसरी मोहब्बत में। खैर उस लड़की के साथ मैं बहुत सीरियस हो गया, मेरा वक्त चलता रहा, मैं आता जाता रहा उधर, मैं सीरियस था। उसके वो भी मेरे साथ सीरियस थी। जब बातें वगैरह होती थी, लेटर मोबाइल वगैरह तो उसके पास भी नहीं था, और फिर मेरा मोबाइल भी घर वालों ने छीन लिया था। तो लेटर के ज़रिए ख़त लिखते, श्यों ब्यों करके वो लिख के भेज देते, और वो भी लिख के भेज देती होती थी। पहुंच जाता होता था कबूतर के ज़रिए, कबूतर ख़त ले जाता और कबूतर ख़त ले आता। ये पोजीशन थी। कबूतर को पढ़ा लिखा के आगे, कबूतर जी ये दाने खा रहे हो तो ये ख़त ले जाना है और वहाँ से ले के भी आना है। कबूतर वफादार था, वो ख़त ले भी जाता था और ले भी आता होता था। ऐसे में वक्त गुजरता रहा। 2013 भी चला गया, 14 भी चला गया, 15 भी चला गया। 15 तक हमारा ये मोहब्बत अरूज पे थी। हम एक दूसरे के साथ इतना सीरियस हो गए थे। उसके कहने पे मैं बिल्कुल सीरियस था। अपनी मोहब्बत में कहीं पे कोई दगाबाजी मेरे अंदर नहीं थी, ना ही मैं उस मोहब्बत में कभी दगाबाजी करना चाहता था। खैर 2015 के बाद हमारी एक जगह पे मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में उसका मेरे साथ बात करना लहजा ठीक नहीं था। मैंने उसे कहा कि खैर है, क्या बात हो गई? कहती कि तुम मुझे तंग ना किया करो। मैंने कहा मैं तुम्हें तंग करता कहाँ हूँ? तुम मुझे कह रही हो कि मुझे तंग ना किया करो, मैं तुम्हें तंग करता गया हूँ? यार उसकी मोहब्बत के पीछे पता नहीं क्या से क्या किया। मेरी स्टडी छूट गई, मेरा सब कुछ छूट गया। मुझे उससे गिला नहीं है, गिला नहीं कर रहा मैं अपनी मोहब्बत की बात बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है इंसान के साथ। खैर मैंने
उससे कहा कि मसला क्या है। उसने मुझे कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। 4 साल के बाद वो मुझे कहती है मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मैंने कहा चलें ठीक है। मैं चला गया उस जगह से दूसरी जगह पर, जहाँ पर उसने मुझे कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, वहाँ से मैं चला गया दूसरी जगह पे। दूसरी जगह पे जाने के बाद मैं बहुत रोया यार, इतना रोया कि हद से भी ज़्यादा रोया। ज़िंदगी में मैं इतना कभी नहीं रोया हूँगा जितना मैं उस दिन रोया था कि यार इतना अरसा मेरी दिल लगी, मेरी बातें, ये लव यू, ये फलाना ढिमकाना, ये सब झूठ था। बहुत रोया, शदीद रोया। उस तक खबर पहुंच गई कि मंसूर इतना रो रहा था, मंसूर ये मंसूर वो। MH रो रहा था। वो बाद में आई, मेरे साथ बात की, मुझे कहते नहीं मैं मजाक कर रही थी। मैंने कहा तुम्हारी मजाक में तो मेरा खाना ख़राब हो गया था, मैं तो मरने को आ गया था। खैर उसने मुझे उस टाइम भी झूठ बोल दिया। मोहब्बत में जब झूठ आ जाता है ना तो मोहब्बत नहीं होती। चलें, मैंने इस बात को सीरियस समझ लिया। मैंने कहा शायद उसने मजाक किया हो, फन कर रही हो मेरे साथ। चुप हो गया। वहाँ से फिर मेरा रिस्क ख़त्म हो गया। फिर वहाँ से मुझे मजबूरन अपने घर लौटना था। मैं अपने घर चला आया। यार उसकी याद में इतना रोता होता था कि सुकून नहीं था, क्योंकि हमारा राब्ता एक तो बहुत कम होता था और मुलाकात भी बहुत कम होती थी, ठीक है। और एक दूसरे को देखना भी बड़ी किस्मत में होता था। 6 महीने बाद, 3 महीने बाद मोहब्बत तो एक दूसरे के साथ बहुत करते थे, मगर ये चीज़ बहुत हमारी कम थी। ऐसे में 2016 आ गया। 2016 में मेरे 2 भाइयों की शादी थी। हमारे 2 भाइयों और एक मेरी सिस्टर की शादी थी। सिस्टर की शादी पे मेरी और उसकी थोड़ी सी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में हम इतना रोए कि जिसकी हद नहीं थी। सॉरी, उस मुलाकात में नहीं रोए, ये अगली बात है। ये मुलाकात 2019 में हुई थी। सॉरी, भूल गया था मैं। हाँ, 2016 में हमारी मुलाकात हुई। अच्छे तरीके से हमने बात वगैरह की, गपशप भी की। अल्लाह पाक उसे सलामत रखे। हमारी पाक मोहब्बत ही, हमारी मोहब्बत में कोई गलत बात नहीं है। कोई भी कमेंट सेशन में हमारी मोहब्बत के बारे में गलत बात ना करे कि मोहब्बत में यूँ वो गंदी बात कोई भी ना करे। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी के बारे में गलत बात नहीं करनी। अल्लाह पाक ने उसके दामन को पाक और साफ़ रखा है, वो पाक और साफ़ ही थी। जहाँ तक मुझे बाकी बातें अल्लाह पाक, बाकी राज अल्लाह पाक जानता है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है मेरी तरफ से वो पाक थी। अल्लाह पाक उसे खुश रखे। अल्लाह पाक जहाँ भी रहे वो शाद रहे, आबाद रहे। अल्लाह पाक उसे हमेशा सलामत रखे। मगर हद से भी ज़्यादा उसके साथ चाहत थी। शायद अभी भी दिल में चाहत हो, शायद की बात है, कन्फर्म की बात नहीं कर रहा, अभी भी हो। क्योंकि जब इंसान की ज़िंदगी में जब दूसरी मोहब्बत आ जाती है ना, और दूसरी मोहब्बत में हकीकत बात कहूँ कि बहुत बड़ी वफा होती है। दूसरी मोहब्बत आप लोगों को संभाल लेती है और दूसरी मोहब्बत आप लोगों की ज़िंदगी बना देती है। लेकिन अपने अंदर दूसरी मोहब्बत के लिए वफा रखें। आप दूसरी मोहब्बत को मौका लाजिम दें, क्योंकि जो पहली मोहब्बत होती है वो आपकी ज़िंदगी में एक ख्वाब होता है। जब दूसरी मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में आती है तो दूसरी मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में हकीकत होती है। और उस मोहब्बत में वफा भी होती है, उस मोहब्बत में प्यार भी होता है, उस मोहब्बत में निभाने की बातें भी होती हैं। हकीकत पूछें, हर मोहब्बत ये नहीं है कि बस आती है वो चली जाती है। हर लड़की यूँ नहीं होती कि टाइम पास करके चली जाती है। नहीं, मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। जब दूसरी मोहब्बत आप करेंगे, जिसके साथ आपको दूसरी मोहब्बत होगी, आपकी ज़िंदगी में जब दूसरी कोई लड़की आएगी या दूसरी कोई चीज़ आएगी, उसके अंदर वफा होती है। वो वफा वाली होती है। जो भी लड़की हो या कोई भी चीज़ हो या कोई दोस्त हो, वो उसके अंदर लाजिम वफा होती है। हकीकत पूछें, मेरी ज़िंदगी में जब दूसरी मोहब्बत आई है तो उसके अंदर जितनी वफा है, इतनी वफा अल्लाह पाक ने, मुझे लगता है कि अल्लाह पाक ने किसी में नहीं रखी होगी। और मैं शदीद अपनी दूसरी मोहब्बत है, जो शख्स है, उस शख्स से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि हद से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अपनी जान उस पर मैं वारता हूँ।
और उसने मुझे संभाला है। तो कोशिश करें, मैं अगली कहानी नेक्स्ट पार्ट में मैं शेयर करूँगा, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। जिसको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार दे, जिसको बुरी लगी हैं वो भी इजहार करें। मैं उन सब से माज़रत भी चाहूँगा, तो काइंडली सपोर्ट करें। मेरा ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी लंबा तो नहीं करना था, काइंडली सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार भी दें, ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूं। और कोशिश करूंगा कि ऐसे ही आप लोगों के साथ अपने इलाके की और अपने बारे में काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को सुनने में और बात करने में और कमेंट में अपनी राय का इजहार करने में बहुत अच्छा फील हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।